बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तादाद पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जितनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ रही है, केसेस भी उतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं। मकामी तौर पर अब केसेस बढ़ने की तादाद जो है वो शरह ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 60% जो है वो मकामी सतह पर फैल रहा है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद जो है वो 725 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान भी 497 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा लगभग 1500 केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर अमवात की बात करें तो 135 अमवात भी हुई हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी खबर से। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। स्टेट बैंक ने तीसरी बार शरह सूद कम की है। शरह सूद 9% पर आ गई है। इसी तरह पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी में भी रिलीफ मिला है। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी भी हुई है। पाकिस्तान G20 के कर्ज रिलीफ मंसूबे में भी शामिल हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आई है और डॉलर भी 3 रुपए 38 पैसे कम हुआ है। इसी पर बात करेंगे। कराची स्टूडियो से मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। इब्तदाई में जैसे मैंने बताया कि मईशत के हवाले से ये अच्छे इशारे अब सामने आ रहे हैं, इससे हमारी मईशत को कितना संभाला मिलेगा? देखिए, इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो तो हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ही उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो सबसे पहले, मेरी मालूमात के मुताबिक, सबसे पहले लीडर थे जिन्होंने बिल्कुल दुनिया के सामने आकर कहा कि जनाब, दुनिया के हालात जो हैं इनको संभालने के लिए आपको वो ममालिक जिनके ऊपर कर्जा है और वो ममालिक जो गरीब हैं उनकी आपको मदद करना होगी। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले वो डाइस रोल की, जो मैं अपनी मालूमात, वो कई दूसरे कह रहे हैं इस तरह की, लेकिन हमारे ये पाकिस्तान का एजाज़ भी है। इतना बड़ा एजाज़ आप इसे क्या कहिए, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसकी पूरी दुनिया ने लाज भी रखी और उसके नताइज भी हम देख रहे हैं कि अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसमें मुजम्मिल ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताएंगे कि जो हमें फिस्कल स्पेस चाहिए थी, यानी हमारे पास पैसे होने चाहिए थे जो हम अपने कर्जे में देने थे, जो दूसरी जगहों पे देने थे, हमें फिस्कल स्पेस चाहिए थी कि हम अपने लोगों पर खर्च कर सकें, तो हमें वो मैसर आ गई। फिजिकल स्पेस चाहिए थी अपने लोगों पर खर्च करने के लिए, वो मुयस्सर आ गई है। और माहिर माशरियात भी साथ ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त मईशत के लिए अच्छी खबरें ला रहा है। सबसे पहली बात ये कि हबीब साहब ने फिजिकल स्पेस कही। फिजिकल स्पेस हमें कितनी चाहिए वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। फिजिकल स्पेस यानी कि हमारे पास माशी एक थोड़ी सी स्पेस बन गई कि हम अपने लोगों के ऊपर खर्च भी कर सकें, अपने टैक्स रेवेन्यू का सिस्टम भी ठीक कर सकें, दीगर रिफॉर्म भी कर सकें। सबसे पहले तो मैं रुबाब आपसे कहूं कि ये क्लिप जरा सेव कर लीजिएगा जिसमें हबीब अकरम साहब ने इमरान खान साहब को पाकिस्तान की मईशत पे तारीफ की है। सिर्फ तारीफ नहीं की, तारीफ तो पहले भी एक आध दफा नाखास्ता तौर पर इनसे हो गई, लेकिन मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की तारीफ जो है वो हबीब अकरम साहब ने इमरान खान को दी है। ये बात दुरुस्त है। मैं इसकी 2-3 बातें मुजम्मिल के पास जाने पहले 2-3 बातें कर लूं। सबसे पहले बात, क्योंकि ये हबीब साहब ने कहा कि ये इंटरनेशनली, ये इफेक्टिवली इंटरनेशनल एफर्ट्स की कामयाबी है, ये अभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी नहीं है कि हमारा टैक्स का रिफॉर्म स्ट्रक्चर बड़ा बेहतर हो गया हबीब साहब, या हमारा कोई कलेक्शंस हमने बड़ी अच्छी करनी शुरू कर दी, या हमारा मईशत का डोमेस्टिक पहिया चल पड़ा, या हम ट्रेडर्स हमसे नाराज नहीं है। अभी ये वाली कामयाबी नहीं हुई। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कामयाबियां हैं ये उनका समर है। और अभी हमने खबर देखी भी होगी कि गल्फ न्यूज़ ने इमरान खान को मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया, जो उनके साल का पहला फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट है 2019 के लिए, उसके लिए किया है। जो आपने भी 1.38 बिलियन वाली बात की, मुजम्मिल इस पर थोड़ी सी मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन 1.3 बिलियन जो एडिशनल स्पेस हमें मिल रही है अभी लोन, उसकी कोई शराइत भी इस तरह की नहीं है जिस तरह पहले IMF के लोन्स की होती हैं कि जी आप इतनी शरह सूद बढ़ाएंगे, आप इतने टैक्सेस जरूर कलेक्ट करेंगे, ये चीजें प्राइवेटाइज करेंगे, तब हम जाके आपको ये पैसे देंगे। तो ये जो 1.4 है, इसकी रीपेमेंट स्केड्यूल क्या होगी और इसकी कंडीशनैलिटी क्या होगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसका मकसद ये है कि ये विदाउट कंडीशंस दिया गया है, जिस वजह से ये थोड़ा सा बेहतर है। तो मुजम्मिल, अगर आप हबीब साहब को की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर आप थोड़ा बता सकें कि इसमें रियली पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस किस तरह इंप्रूव हुई है और इस ड्यूरेशन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, और ये भी बताएं कि ये जो फैसले सामने आए हैं मईशत के लिए कितने अच्छे हैं। देखिए, अब सबका सॉफ्टवेयर रीबूट हो रहा है तो फिर मैं भी रीबूट कर देता हूँ चीज़ें। वो ये कि सबसे
सबसे पहली चीज़ तो जो मैं समझता हूँ कि जितना हमने 1.5 साल 1 साल जो है वो रज़ा बाकिर जो एक पाकिस्तान का उसने नाम रोशन किया था HSN से पढ़ के, फिर दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ से, फिर IMF और कई मुल्कों का उसने मिशन को हेड किया। जब वो वापस आया तो हमने सीधा जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी IMF ने अपना आदमी बिठा दिया लाके, और IMF फायदा हो रहा है। और अब पाकिस्तान में IMF से बात कर रही है, तो ना हम पाकिस्तानी इन्वॉल्व है ना कुछ है। तो वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने सारे जो है ना गुनाह धो दिए होंगे, क्योंकि पिछले 25 दिनों में 4.25% इंटरेस्ट रेट उन्होंने कट किए, और जिससे 1000 अरब रुपए की, जिसे कहते हैं कि आप जो फिस्कल स्पेस की बात करें, पहले तो मकामी तौर पे उन्होंने फिस्कल स्पेस हुकूमत को मुहैया कर दी। अगले 1 साल में इस 4.25% से सिर्फ 1000 अरब रुपए हुकूमत को सूद की मद में कम अदा करना पड़ेगा। और अगर आज मार्केट का रेट मैं बताऊं आपको, तो मार्केट में 5 साल का बॉन्ड 7.5% पे आ गया है। अच्छा। अब ये एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पिछली हुकूमतों में हम सुनते थे, वो बार बार वो तमगा इम्तियाज़ लेके घूमते थे कि जी पाकिस्तान की तारीख में हमने सबसे लो इंटरेस्ट रेट कर दिए। अभी इन्होंने 9% किया है, लेकिन जो जैसे कहते हैं तवील मुद्दती वाला जो बॉन्ड है 7.5% में उस वक्त भी नहीं आया था जब 5.6% इंटरेस्ट रेट था। मुज़म्मिल साहब, ये भी वाज़ेह अरब से कि इसके साथ ये जो आप बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो आज एमनेस्टी दी है जो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या इस तरफ से जो फिस्कल स्पेस मुयस्सर आई, जैसे साथ कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल सिस्टम अभी बेहतर नहीं हुए, इंटरनेशनल बातचीत बेहतर हुई है, हमें यहाँ से फिस्कल स्पेस मुयस्सर आ गई और आगे हम अपनी कंस्ट्रक्शन को कुछ रियायतें दे रहे हैं, इसको मिला के आप बताएं कि क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, नौकरी का कोई नेमो बदल नहीं है, ठीक है। जैसे वो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर बैठ के तो खजाने खाली हो जाते हैं ना। तो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं किसी टेक्सटाइल मिलर के पास बैठा हुआ था कराची में, जैसे आर्टिस्टिक है, सूरती वाले, ये एक टाइम पे 10-10 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो आप 10,000 मुझे बता रहे थे कि सिर्फ एक सूरती टेक्सटाइल कराची में उसका महीने का सैलरी का बिल 1 अरब रुपए है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर हुकूमत कुछ बजाय जेबों में पैसे लोगों के 12,000 डालने, वो तो ज़रूरी हो गए थे, कुछ ऐसा कर ले कि कारोबार और काम शुरू हो जाए, तो आम आदमी उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होता है। एक तो उसकी जो है सफ़ेद पोशी भी छुप जाती है, और दूसरा मईशत का पहिया ज़्यादा चलता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये इसी तरीके की है। अगर एक आप जिसे कहते हैं लाहौर में आप लोगों का एक मतलब एक केनाल होता है, कराची में 500 गज का होता है। 500 गज का अगर आप मकान बनाते हैं तो सिर्फ आप उसमें लेबर 50 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो एक 500 गज का घर पे तो 50 लाख रुपए की आप लोगों को मजदूरी देते हैं, यानी कि जो 500 रुपए से 800 रुपए या 1000 रुपए दिन की उस पर आप लेबर खर्च करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर पूरे मुल्क में एक टाइम पे 1 लाख घर भी या 1 लाख इमारतें बनना शुरू हो जाएं, तो कितना बड़ा क्वांटम हो जाएगा। हुकूमत को बगैर कुछ करे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाएगी और हुकूमत पे वो बोझ शिफ्ट नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन कदम था। जी मुज़म्मिल, आपने क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स की बात की, जरा उस पर थोड़ा सा वाजे कीजिएगा कि ठीक है हमारे इंटरेस्ट रेट्स रज़ा बाकिर साहब ने 3 दफ़ा रिड्यूस किए, 4.5 तकरीबन फीसद के करीब रिड्यूस हुए, लेकिन लोग कहते हैं तनकीद करने वाले 4.25% के करीब रिड्यूस हुए। तनकीद जो है वो ये होती है कि कंपैरेटिवली रीजन में अगर आप बाकी ममालिक से कंपेयर करें तो अभी भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। इसकी क्या वजह है और क्या आने वाले दिनों में वी कैन एक्सपेक्ट कि स्टेट बैंक मजीद रिड्यूस करेगा इंटरेस्ट रेट्स को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, स्टेट बैंक, जैसे मैंने अभी आपको पिछली बात में बताया कि स्टेट बैंक ने 9% रेट किया और मार्केट ने आज उसको 7.5% कर दिया। स्टेट बैंक सिर्फ शरह सूद को कम नहीं करता, स्टेट बैंक उसके वसाइल प्रोवाइड करता है और मार्केट में कैश और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। ये दूसरी बात थी। अगर आप देखें पिछले 25 दिनों में रज़ा बाकिर ने सिर्फ शरह सूद को कम नहीं किया, उसने एक्सपोर्टर्स को पैसा मुहैया किया, उसने SMEs को पैसा मुहैया किया, उसने जो जिसकी गाड़ी का लोन था, कंज्यूमर लोन था, क्रेडिट कार्ड का लोन था, उनको एक स्पेस प्रोवाइड की। फिर उसके बाद उसने कारोबारियों के लिए भी स्कीम दे दी कि अगर आपके पास तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है तो आप पैसे ले लो। तो मार्केट में कैश फेंका। ये एक फ़र्क था इस हुकूमत का और पिछली हुकूमत का।
پچھلی حکومت نے شرح سود کو کم کیا تھا لیکن وہ سارا کا سارا قرضے کی شکل میں خود وہ پیسہ مارکیٹ سے کھینچ لیتے تھے. اب جو آپ نے پہلی بات کی کہ فسکل سپیس جو ہے باہر سے جو لون آ رہا ہے ڈالر کی شکل میں, یہ چیز بڑی اہم ہے. باہر سے جو ہمیں لون ملے گا اس سے حکومت جو ہے اپنے معمولات زندگی چلائے گی, اور جو سسٹم میں پیسہ ہے وہ کاروبار اور عام آدمی کے لیے چھوڑ دے گی تاکہ ان کو بینک وہ فائنینس پرووائڈ کر سکے. اگر یہ کمبینیشن بنتا ہے تو معیشت آگے چلتی ہے, ورنہ چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ رہ جاتا ہے. عام آدمی کے لیے اس میں کیا اچھی خبر ہے؟ جیسے ایک تو آپ نے کہا کہ اگر مکانات شروع ہو جاتے ہیں تو روزگار ہے. دوسری, ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے کچھ عرصے میں رہا ہے مہنگائی, جس پہ ہم سب چلاتے رہے. بجلی کے بل, گیس کے بل, رمضان کیا اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے, تو کیا ان چیزوں پر بھی کوئی اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا, جیسے ہم نے سنا ہے, آپ نے بھی ہر وقت ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر پیسہ چھپتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ریفارم نہ کریں, جیسے آج کل بہت بات پھیلی ہوئی ہے کہ بجلی گھر کی کمپنیوں سے حکومت مذاکرات کر رہی ہے اور اس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس میں ایک بہت بڑا ریفارم ہونے جا رہا ہے. اب وہ ریفارم سے جو بجلی کی قیمت کم ہوگی نا, وہ سبسڈی, اگر آپ سبسڈی جیب سے پیسے دیں گے, جیسے اکثر ہم سنتے ہیں کہ 300 یونٹ والے کو حکومت جو ہے جیب سے پیسے دے رہی ہے. حکومت کو جیب سے پیسے نہیں دینے چاہیے, سسٹم کو ایسا ریفارم کرے کہ اس کی قیمت خود بخود نیچے آئے. تو جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے پچھلے 1-2-3 مہینے سے, حکومت اس پہ کام کر رہی ہے کہ کاسٹ کو نیچے لے کر آیا جائے. اگر کوئی غلط معاہدے ہوئے ہوئے تو اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. یہ کوشش جنہوں نے قطر والوں سے بھی کی, جا کے مقامی آئی پی پیز کے ساتھ بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا رپورٹ شائع ہوئی, تو اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اگر اس پہ کام ہوا تو یہ مہنگائی کا پرماننٹ حل ہے. مہنگائی کا پرماننٹ حل کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ مزمل ایک بات کو اپنے ریفارم کرنے. جی, ایک اور بات بھی ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ ہم آلریڈی اپریل میں آ گئے ہیں اور چند ہی مہینے دور ہیں ہم اپنے نئے بجٹ کے, 2 مہینے دور ہیں ہم نئے بجٹ سے. تو اب اتنا پیریڈ درمیان میں معیشت بند بھی رہی, لاک ڈاؤن بھی رہی, اب آگے بھی ابھی چلنے کی ساری دنیا کے اندر ایک سلگش تھی پرفارمنس ہوگی, کچھ لونز وغیرہ ہمیں مل رہے ہیں. وہ جو ٹیکس ٹارگٹس تھے اور جو آنے والے بجٹ کے اندر کچھ پلاننگز کرنی تھیں, جس کے اوپر کچھ پریشر IMF کا تھا, کچھ ہماری ڈومیسٹک پالیسی کا تھا, اس پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ کلیکشنز کہاں پہ پہنچیں گی؟ آپ آنے والے بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بیکاز آف دس ریلیف جو کہ ابھی $1.4 بلین کا بھی ملا ہے, اور جو معیشت کی سپیڈ ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے ساتھ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اپنے بجٹ کو میچ کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک, یا تو آپ اپنی آمدنی بڑھا دیں, دوسری طرف اپنا خرچہ کم کر دیں. حکومت کے پاس ایک روم آ گیا کہ ٹیکس اس کی آمدنی تھی وہ تو کم ہو رہا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, لیکن دوسری طرف یہ جو جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مالیاتی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں, پھر یہ جو ہے انٹرسٹ ریٹس ایک دم نیچے گرنا شروع ہو گئے, تو حکومت کے پاس اخراجات کی مد میں بچت, پھر انہوں نے اب ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کٹ مار دیں گے کیونکہ 3 مہینے میں پرائرٹی چینج ہو گئی ہے, سڑکوں اور نالوں سے جو ہے یہ سیدھا ہیلتھ سیکٹر پہ جائے گا. تو حکومت کے ایک بہت بڑی گنجائش آ گئی ہے. لیکن جو آپ نے سب سے پہلے بات کی تھی وہ بہت اہم ہے کہ 2 سال میں جس طریقے سے ہمیں IMF اور FATF نے نچا کے رکھا ہوا تھا, اور ہمیں ہر وہ کوشش کروا دی گئی تھی ہم سے کہ اس ملک میں جو ہے نا لاک ڈاؤن ہوئے بغیر سب کو شٹ ڈاؤن کرا دو, وہ جو ہے پریشر ایک دم ہٹ گیا ہم پہ. اور وہ پتہ نہیں شاید کرونا وائرس کی وجہ ہے. مزمل, FATF تو شاید اب بھی پرابلم نہیں کریٹ کرے گا یہ جو ہم نے ایمنیسٹی دے دی ہے ایک کنسٹرکشن پہ؟ نہیں, یہ باقاعدہ طور پہ IMF اور FATF سے اس کو ڈسکس کیا گیا. دیکھیں, FATF کو ہم بڑا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. FATF از این آرگنائزیشن جو ٹیرر فائنینسنگ کو زیادہ مد نظر رکھتی ہے. ٹھیک ہے, ہماری حکومت نے ان کو جا کے بتایا کہ بھائی ہمارا ایگریکلچر پورا ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, ہمارا ایجوکیشن پورا ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, ہمارا ہیلتھ سیکٹر پورا, یہاں سے لوگوں نے اربوں خربوں روپے کمائے ہوئے ہیں. یہاں پہ بجلی کے جب گھر لگے تھے اس کو ٹیکس ایگزمپشن دی, تو ہر چیز سے ایک ٹیکس ایگزمپشن, تو لوگوں کا ان ٹیکس پیسہ بہت ہے. ایک دفعہ ان کو ہم اس رولنگ میں لے کر آ کے, کیونکہ اس کو اب دیکھیں پلاٹ پہ نہیں کیا, انہوں نے کہا آئیں
घर बनाए और उस पे जो है अपना जो है ना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर ना करे। लेकिन जब एक दफा घर बन गया, जिसने खरीदा जिसने बेचा वो आ गया डॉक्यूमेंट में, तो ये टेररिज्म फाइनेंसिंग में नहीं आती। तो मेरे ख्याल से FATF का यही मसला था, वो चाहते थे कि डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, अच्छा मुज़म्मिल ये भी बताइएगा, हमें मजीद कर्ज मिला IMF से, 1 साल के लिए कर्जा जो पहले लिया हुआ था वो डिले भी हो गया, लेकिन कर्जा तो हमने देना है वक्ती तौर पर। अगर मईशत को संभाला मिला है, थोड़ा कर्जा था थोड़ा वापस करना था, अब ज्यादा हो गया वो भी हमें वापस तो करना ही करना है। क्या हमारे पास मईशत को संभाला देने के लिए इस वक्त यही बेस्ट ऑप्शन था? इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हम अवेल कर सकते थे? देखें, ये इस वक्त तो बेस्ट ऑप्शन इसलिए था कि आपका मुल्क शट डाउन हो गया था। अगर लॉकडाउन ना होता तो आपको ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि उस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। दूसरी चीज़ ये जहन में रखें आप कि पाकिस्तान का एक तरफ से कर्ज तो हम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हमारे खसारा कम हो रहा है, बैरूनी खसारा, वो हमें जितना हम बाहर से ले रहे हैं उससे ज़्यादा बफर देगा। आपको मैं याद करा दूं कि आज से 1.5 साल पहले हमारा माहाना $4 अरब का तिजारती खसारा था, जो कम होके इस महीने में मार्च में जो है $1.3 अरब रह गया है। तो जिस तरीके से जो पिछले दिनों में, ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की थी उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उससे काफ़ी चीज़ें सिस्टम में भी आ गई हैं अब। लेकिन हमें देखें, ये अल्लाह ताला ने हमें 20 साल में तीसरी दफ़ा मौका ऐसा दिया है। हमने 2 दफ़ा शौकत अजीज़ साहब के दौर में और जरदारी साहब और पार्शली नवाज शरीफ साहब के दौर में इसको ज़ाया किया था। हमने इम्पोर्ट इकॉनमी इलेक्शन जीतने के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया था। मैं ये समझता हूँ कि अब इस हुकूमत का इम्तिहान होगा कि ये आया इस मौके को जो है इसको प्रिजर्व करके हमारी बरामदाद इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करती है, या ये बस पैसे बांट देगी जो आई। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, आपका क्या ख्याल है? माजी में जो हमारे तजुर्बात हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी याद है, हम सब मिल के बहुत लुडियाँ डाला करते थे कि पाकिस्तान के सारे कर्जे रिशड्यूल हो गए, पेरिस क्लब ने हमें बड़ी रियायतें दे दी, और वो लुडियाँ फिर 2008 में आके हमारा बिल्कुल मातम बन गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम साल बाद आप और मैं फिर इस प्रोग्राम में बैठे मातम कर रहे होंगे कि वो मौका भी ज़ाया हो गया? मैं यही कह रहा हूं कि ये जो रिलीफ है, ये इस रिलीफ से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पिछली रिजीम्स में और इस रिजीम में आपको क्या फर्क लगता है? आपको फर्क लग रहा है कि ये रिजीम उसका फायदा उठा लेगी? मुझे अभी तक तो लग रहा है। अच्छा। लेकिन ये हतमी बात जो है ना इस बजट के अनाउंसमेंट पे आएगी कि इस बजट को ये किस तरीके से अनाउंस करते हैं। क्या हो इस बजट में? ऑन द पेपर जो है इस वक्त तो रिलीफ है, सब कुछ है जी। ये बजट बताएगा कि ये कितने सीरियस है इस चीज़ में। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिक्टेशन पे नहीं आता, वो अपना काम कर रहा है। उधर हफीज़ शेख भी जो है थोड़े से IMF वगैरह की जो है ना वो दिखाते हैं कि जी देख लें। तो अभी तक तो ये गवर्नमेंट जो है उनको ज़बरदस्ती नहीं कर रही। और ख़ुद इमरान खान जो है IMF, अभी जैसे हमने देखा शरह सूद कल 2% जो काटा 6 बजे, 5:55 तक किसी मीडिया, किसी पाकिस्तान में बड़े आदमी को नहीं पता था। 6 बजे एकदम सरप्राइज आया, और कल रात को ही IMF ने हमारा वो अप्रूव किया, तो उससे पहले 2% काटा गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इंटरनेशनल लेंडर्स को नाराज करके ये चीज़ें नहीं की। माजी में अगर आप 2010-11 में जाएं तो पीपल्स पार्टी ने प्रोग्राम 1.5 साल बाद ख़त्म कर दिया था, और वो जो है उन्होंने एमनेस्टीज भी दी, सब कुछ दिया, और IMF का प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो गया था। यहाँ पे उल्टा एक प्रोग्राम के ऊपर दूसरा प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज मिल गया, यानी कि कोई आप पे बंदिश नहीं। तो हम इस दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल लेंडर्स को कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, जिससे लगता है, इशारा ये मिलता है कि ये इस दफा जो रिसोर्सेज जनरेट करेंगे उसका ज़िया नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल मईशत और कारोबार को सहारा देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोरोना वायरस के फैलाव की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ते कोरोना केसेस की बात करेंगे, जो कि अब मकामी तौर पर बढ़ रहा है। ऐसे केसेस तकरीबन 60% सामने आ रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे, फिर दीगर सूबों की जानिब भी बढ़ेंगे। यास्मीन राशिद साहिबा,
एक तरफ हम टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अपनी, दूसरी तरफ हमने लॉकडाउन में भी नरमी कर दी है और केसेस भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल हुकूमत के अंडर कंट्रोल है या परेशान कुन? डॉक्टर साहिबा, ये ज़रा ऐड कर लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि पिछले 3 दिन के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। अभी तक जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें नंबर ऑफ डेथ्स भी, नंबर ऑफ न्यू केसेस भी। इसके बावजूद देयर इज़ अ फीलिंग इन द गवर्नमेंट के लॉकडाउन रिलैक्स किया जाए? मेरा ख्याल है जी सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच हैव बीन डन हैव आल्सो इंक्रीज्ड इन द लास्ट 3 days। हमने, अगर आपने देखा हो तो तादाद टेस्टों की बहुत बढ़ा दी है। परसों अगर मैं कहूँ तो 2700 टेस्ट हुए, कल शाम तक की को तकरीबन 1800, आज भी 2600 के करीब हम पहुंचे हुए हैं। तो नेचुरली जब आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे, और इसमें आप मत भूलिएगा कि हम जो एक बहुत बड़ा एक कोहॉर्ट है उसको भी टेस्ट कर रहे हैं, जो तकरीबन 10,000 से जायद लोग हैं जो तबलीग जमात के लोग हैं, जिनमें भी रोजाना केसेस निकलते हैं। सो मैं इस वक्त तो आई फील दैट जिस तरह की इंक्रीमेंट हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि खुदा न खास्ता उस तरह की ट्रेजेक्टरी नहीं है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स आज इस वक्त ये 4 बजे तक शाम तक। जी डॉक्टर साहिबा, जरा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि आपकी मेडिकल कम्युनिटी के अंदर ये जो बात है कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जब हो जाए, कि कर्व फ्लैटन हो जाए तो फिर काफ़ी बेहतरी आ गई, क्या वो स्टैट्स हैं न्यू केसेस के स्टैट्स हैं या न्यू केसेस वर्सेस रिकवरीज के स्टैट हैं? किसको आप कहते हैं कि ये कर्व फ्लैटन हो रहा है? वो कौन सा लम्हा है, वो हम उससे कितनी दूर हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है व्हाट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट 3-4 days हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने नए केसेस, क्योंकि जब आप कैपेसिटी अपनी टेस्टों के बढ़ाएंगे तो नेचुरली केसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि रिकवरी का पीरियड भी शुरू हो गया है। अब आप देखिए ना, पहले शुरू में तो 5 मरीज ठीक हुए, 10 मरीज ठीक हुए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में 665 मरीज जो हैं वो सेहत याब होकर घर गए हैं। तो इसका मतलब है 3,391 में से 665 जो हैं वो सेहत याब होकर घर चले गए हैं। डॉक्टर साहब, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो है कोरोना के हवाले से हम देख रहे हैं वो उलमा से मुतल्लिक है, मसाजिद से। इस मामले को आप समझती हैं क्या ये इतना ख़तरनाक है कि कोरोना के आउटबस्ट का या एक बम की तरह फटने का इसमें पोटेंशियल है, या इसमें कुछ नरमी रखी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि एक बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है कि उलमा हजरात को समझना चाहिए, खास तौर पे जब से तबलीगी इज्तिमा के थ्रू देखें ना, वो भी तो एक इट वाज अ रिलीजियस इज्तिमा, मजहब का इज्तिमा था ना, और उस इज्तिमा की वजह से आप देखें द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट हैव इंक्रीज्ड, बहुत बड़ा नंबर। अगर मैं 3,391 ये जो पेशेंट 61, इनमें से यानी तकरीबन आधों की तादाद या जायरीन की है या अपना तबलीगी इज्तिमा के लोगों की। रियलाइजिंग के जब इज्तिमा होते हैं तो कुर्बत होती है, ज्यादा करीब होते हैं लोग, तो उस वजह से इसका फैलाव जो है तकरीबन उनके अंदर जब हम डिटेक्ट कर रहे थे तो 20% to 25% आ रहा है। तो ये इसलिए डॉक्टर साहब क्या देखिए, क्योंकि ये जो हबीब साहब ने जिस तरफ इशारा किया, इसके अंदर सियासत भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर रीजनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, दीगर इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिस एक चीज़ से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता वो मेडिकल साइंस है। वो साइंस की आपकी दलाइल से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि मेडिकल साइंस क्या कहती है इस बारे में और क्या प्रिवेंशंस होनी चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। क्या आपके दफ्तर से, क्या आपकी मिनिस्ट्री से पंजाब में कहीं रीच आउट किया जा रहा है उन फैक्ट्स के साथ हमारे उलमा हजरात को कि देखें ये फैक्ट्स हैं, हमारी ये रिकमेंडेशन, आप मेहरबानी करके इसको फॉलो कर लें? जी बिल्कुल, मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि जो पहला इज्तिमा हुआ, जो पहले इकट्ठा हम लोगों ने उलमा का किया, मैं तो खुद उस में शामिल थी। अच्छा। और मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन भी की और समझाई भी कि हमें ये मसलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये होता है कि मसाजिद जो हैं उस तरह, जिस तरह हम कहते हैं ना खुली जगह, जैसे अब आपको पता है कि हार्वेस्टिंग शुरू हुई हुई है, खुली फिजा है, लोग डिस्टेंस के साथ अपना काम कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि डिसेमिनेशन हो जाएगी ऑफ द वायरस टू क्वाइट एन एक्सटेंट। लोग मास्क पहन लें तो बहुत हद तक प्रिवेंशन का काम हो सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी जगहें हैं, लेकिन देखिए मस्जिद के अंदर उतनी स्पेस नहीं होती, बिल्कुल स्पेस नहीं होती,
उस तरह की वेंटिलेशन नहीं होती। ये मैं तो अगली चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले मर्तबा जब मुलाकात हो तो मुझे जरूर बुला लें, ताकि साइंटिफिकली मैं जरूर। डॉक्टर साहब एक इससे जुड़ा हुआ नुक्ता है, वो ये है कि हमारी जो मसाजिद के आइम्मा, खुद्दाम, मुअज्जिनीन हजरात जो हैं वो कोई हुकूमत से पैसे नहीं लेते। उनका जो अरेंजमेंट होता है उनकी तनख्वाहों का, गुजर बसर का, वो दरअसल मस्जिद के अंदर और मोहल्ले के अंदर से होता है। इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है या इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। क्या हुकूमत इस बात पे गौर नहीं कर रही कि इन हजरात को भी हम किसी पैकेज का इन तक भी रीच आउट करें? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक एक्चुअली ये सबसे बड़ी वजह है। और फिर आपको पता है कि जहां तक रमजान का महीना होता है उस महीने में नेचुरली दे हैव टू लुक आफ्टर दीज इनकम्स आल्सो, बिकॉज यही इनको बहुत हद तक सस्टेन भी करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत जो है इसके ऊपर काम कर रही है और देख रही है। अच्छा मैडम, शॉर्टली आंसर कीजिएगा, आप लोग क्या रैंडम टेस्टिंग की जानिब भी बढ़ रहे हैं और कब से बढ़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह मंडे से हमारी रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है, हो रही है, ठीक है। और हम इंशाल्लाह 10,000 से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सिंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या नहीं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, सिंध हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, ऐसे में मुख्तलिफ कारोबारी सेक्टर्स को भी आप लोगों ने खोला है। जब लॉकडाउन था मुकम्मल तौर पर तब भी सीएम सिंध ने तशवीश का इजहार किया था कि लोग जो हैं इसे फॉलो नहीं कर रहे। अब जब कुछ जगहों पर थोड़ी सी नरमी की गई है कारोबारी सेक्टर्स पर, तो अब लोग इस सारे सूरत हाल में किस तरह से बाहर निकल रहे हैं? हुकूमत के पास ये सारी सिचुएशन हुकूमत के लिए अंडर कंट्रोल है? और मुर्तज़ा साहब ज़रा ऐड कर लीजिएगा, अभी हम यास्मीन राशिद साहिबा से बात कर रहे थे कि उलमा हजरात के साथ हुकूमत की ऑनगोइंग नेगोशिएशंस कहाँ तक पहुँची हैं, या कोई उनको साइंटिफिकली कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि रमज़ान के महीने में दीगर जगहों पे मसाजिद में उस तरह का रश ना हो? आपकी हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। हमारी उलमा हजरात से मुसलसल गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, और इस सिलसिले में ये जो लॉकडाउन के हवाले से कुछ सेक्टर्स को एग्जेम्प्ट करने का फैसला जब वफाकी हुकूमत ने किया तो उलमा कराम ने ऐलान किया था जुमे की नमाज के हवाले से और मसाजिद के हवाले से भी। तो पहला हमारा टारगेट ये था कि वापस उलमा कराम के साथ इंगेज करें ताकि उसके साथ डिलिबरेट किया जा सके और इस मामलात को हम हल कर सकें। तो कल इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। वज़ीर आला सिंध ने खुद उलमा कराम से मुलाकात की, जो कि बहुत ही करामत साबित हुई, कामयाब साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जुमे का रोज था बहुत ही अफाम व तफहीम के साथ गुजरा, और 12 से 3 बजे तक का जो टाइम था उसमें बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ, जिसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं ना सिर्फ अपने उलमाए कराम के कि उन्होंने हुकूमत का, रियासत का इस सिलसिले में साथ दिया, बल्कि आवाम का भी जनरली कि वो इस टाइम पर बाहर नहीं निकले। और पहला सवाल जो आपसे ये रमजान में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई इस पे भी बात हुई? जी, साथ रमजान के हवाले से भी हमारी उनसे गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमारा पहला टारगेट जो था वो जुमे की जो बड़े इज्तिमात होते हैं उसको उस हवाले से उनसे बात करना था। तो इसलिए वो मरहला हमने तय कर लिया है। आप रमजान के हवाले से भी उनके साथ कॉन्स्टेंटली बात की जाएगी। एक बात पे कंसेंसस था हुकूमत और उलमा के दरमियान कि जो भी ये वबा है, इस मामलात को निमटने के लिए हमें एक दूसरे के साथ अपने कांटेक्ट को थ्रू रखना है, हमें एक दूसरे के साथ इंगेज करना है ताकि मिलकर हम मामलात को दीन की रोशनी में अच्छा, तो उलमा की खिदमत का मतलब, जैसे ज़ाहिर है बड़े उलमा तो उनके अक्सर अकाबरीन तो उनका ये मसला नहीं है, लेकिन हमारे गली मोहल्ले की मसाजिद के जो खुद्दाम हैं और वहाँ पर मुअज्जिनीन हैं और इमाम हैं, उनका मुआशी मसला भी जुड़ा हुआ है इससे। मुर्तज़ा साहब, क्या इसके हल के लिए भी कोई चीज़ सोची जा रही है? जी, आपने बड़ा, मैं समझता हूँ, रेलेवेंट सवाल पूछा, और इस तरह की बात जो है वो हुकूमत को कन्वे की गई है। इन मामलात को भी हल करने के लिए हुकूमत उलमाए कराम के साथ इंगेज कर रही है। एक जो मसला था कुछ मसाजिद के हवाले से जो कि छोटी गली मोहल्लों में होती हैं, उनके जो बिजली के बिल थे या गैस की बिल थे उसके हवाले से कुछ सवालात उठाए गए थे। उसमें सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी बड़ी क्लियर है। हमने कराची इलेक्ट्रिक को पहले ही कह चुके हैं कि 1 महीने के जो बिल्स हैं उनको डेफर कर दिया जाएगा, मौखर कर दिया जाएगा। कराची इलेक्ट्रिक ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इस दौरान किसी की बिजली नहीं
काटी जाएगी। तो इंशाल्लाह हुकूमत भरपूर तरीके नहीं से तो दूसरा हिस्सा भी तो इसका है ना, हमारे मुअज्जिनीन की और खुद्दाम की खिदमत का। जी, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हबीब साहब, उन तमाम एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट कवर करेगी और इंगेज करेंगे अपने उलमा कराम के साथ, जो मौलवी हजरात है, और इंशाल्लाह अफाम तफहीम के साथ हम मामलात को हल करेंगे। वी आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम बिलीव करते हैं कि हर किसी को अपना इजहार राय का हक हासिल है और इंशाल्लाह गुफ्तगू शुनीद के साथ जो जो मसाइल हम हल कर सकते हैं, पिछले 1.5-2 माह में भी हमने इंगेज करने के बाद मामलात को हल किया। आगे भी इंशाल्लाह दीन की रोशनी में इन उलमा की गाइडेंस के साथ, डॉक्टर्स की गाइडेंस के साथ हम मामलात में इनके साथ इंगेज करेंगे और मामलात को हल करेंगे। अब जो लॉकडाउन ओवरऑल स्ट्रेटेजी के हवाले से आपने सवाल किया था, देखिए हमारा बुनियादी मकसद फ्रॉम डे वन ये रहा है कि कोरोना वायरस एक बैनुल अक़वामी मसला है और ये पाकिस्तान भर के अंदर एक रेलेवेंट इशू है। इसको कोई भी सूबाई हुकूमत, कोई भी मकामी हुकूमत अकेले हल नहीं कर सकती। जब तक कौमी कंसेंसस नहीं होगा, कौमी नैरेटिव नहीं होगा, हम इन मामलात को हल नहीं कर पाएंगे। हमने हद्दुल इम्कान पहले दिन से कोशिश ये की है कि कौमी नैरेटिव होना चाहिए, कौमी हम आहंगी होनी चाहिए। जितना हम सब एक पेज पे होंगे उतना बेहतर तरीके से हम अपनी आवाम को कन्विंस कर पाएंगे। माजी में कुछ इश्यूज के ऊपर वफाकी हुकूमत के साथ हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं। जब उन्होंने ट्रेन को बंद नहीं किया था, उन्होंने एयर ट्रैफिक को बंद नहीं किया था, तो लॉकडाउन कॉम्प्रोमाइज हुआ। लेकिन 1 अप्रैल को वफाक ने खुद इस बात से एग्री किया था कि लॉकडाउन करना नागुज़ीर है, लॉकडाउन करने की जरूरत है। उसके बाद फिर अगले 4-5 रोज तक इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वजीर आजम ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से रियायत देने का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। वज़ीर आला सिंध ने बड़ा बरमला इस बात को कहा है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। जिन जिन सनतों में, जिन जिन बिजनेस के अंदर वफाकी हुकूमत ने रियायत का ऐलान किया है, हम उनको ऑपरेट करने की इजाजत देंगे, लेकिन सख्त एसओपीज के साथ, सख्त एसओपीज के साथ जो है, जो सेक्टर्स गवर्नमेंट ने खोलने के लिए कहा है उन्हें ऑपरेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पंजाब और सिंध की कोरोना वायरस को लेकर क्या सूरत हाल है वो आपने जानी। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का। मुशीर इत्तलात KPK अजमल वज़ीर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ बलूचिस्तान तर्जुमान लियाकत शहबानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, अजमल वज़ीर खान साहब पहले आपसे जानेंगे। टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे पंजाब भी बढ़ा रहा है, सिंध भी बढ़ा रहा है, आप लोगों ने ये कैपेसिटी कितनी बढ़ाई है? साथ ही साथ जिस तरह से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ सूरत हाल हुकूमत के पास अंडर कंट्रोल है या परेशान कुन? देखिए, जहाँ तक टेस्टिंग कैपेसिटी की बात है तो हमने ये, हमारे वज़ीर आला साहब ने उस दिन क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए और बाकायदा हमारे सारे जितने भी डिवीजन लेवल है उसमें हमने जो इक्विपमेंट है और वो हमने इंस्टॉल भी कर दिए, और साथ जो भी ज़रूरी इक़दाम है NIH के लोग आए हैं वो लास्ट उसमें प्रोसेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ जो हमारी प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज है उनके साथ भी हमारे जो महकमा सेहत के लोग हैं वो कांटेक्ट में हैं। बहुत जल्द उनमें भी उनके साथ भी एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते तक 2000 और फिर इस तरीके से 5000 तक और फिर इसे आगे लेकर जा रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से। लॉकडाउन को कैसे कंट्रोल? लॉकडाउन में पेशावर से ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि लोग लॉकडाउन नहीं हो पा रहे, इकट्ठे हो रहे हैं, मजमे हो रहा है, कभी मस्जिद में कभी कहीं और। देखिए, इसमें ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमारे जितने भी स्टेप्स हैं उसमें बड़ा साथ दिया है। डेफिनेटली इसमें तमाम मकाते बेफिक्र के लोग शामिल है और इस हवाले से जो हमने नरमी स्पेशली की है, कुछ उसमें जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो फैसले हुए हैं उसके लिए भी हमने SOPs तैयार किए हुए, और इस हवाले से पब्लिक अवेयरनेस पे हमारा फुल इस वक्त फोकस है। और इस वक्त अवाम से हम ये जो टारगेटेड लॉकडाउन है इसके हवाले से जो हमारे एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो पेशावर है स्पेशल जो कैपिटल है, यहाँ से
تعداد دوسروں کے ڈسٹرکٹ کے تناسب سے زیادہ آ رہا ہے. پاپولیشن کی وجہ سے یہ پشاور ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ ہم عوام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ نظر رکھی ہوئی آپ لوگوں نے اس پہ ہم نے فل اپ فوکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پورا آپ لوگوں کا فوکس ہے. بلوچستان کی جانب بڑھتے ہیں. لیاقت شہبانی صاحب, یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ معاملات حکومت کے کنٹرول میں؟ اور لیاقت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بھی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی پالیسی میں ہیں, تو کون سے ایریاز ہیں بلوچستان میں اس وقت جو فلی لاک ڈاؤن ہے زیادہ اسٹرکٹ انداز میں, اور کون سے ایریاز میں تھوڑی سی ریگولر جس طرح دیگر شہروں میں ہے وہ سچویشن؟ دیکھیے, لاک ڈاؤن کا تو مین فوکس ہمارا کوئٹہ رہا ہے, کیونکہ بلوچستان کی 20% آبادی جو ہے کوئٹہ میں رہتی ہے, اور جتنے بھی اب لوکل اسپریڈ کے کیسز آ رہے ہیں موسٹلی بلوچستان میں آ رہے ہیں. 80% کیسز صرف جو ہے نا بلوچستان کے وہ کوئٹہ میں آ رہے ہیں, اور کوئٹہ میں مین جو سٹی ہے اس پہ ہمارا فوکس رہا ہے, اور 80% جو ہے مجموعی طور پہ لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی ہے. 17 مارچ کو جو ہم نے ڈیسیشن لیا اس میں یہ تھا کہ ایسینشیل فوڈ آئٹمز اور میڈیکل اسٹور کے علاوہ تمام شاپس ہم نے بند کر دیے تھے, اور انٹرپروفیشنل جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن تھی اس کو بین کر دی گئی تھی, اور تمام ہمارے پبلک پرائیویٹ آفیسز ماں سوائے ایسینشیل سروسز ڈیلیوری آفیسز ان کو ہم نے بند کر دیا تھا. لیکن صاحب, کوئٹہ میں جو اشیاء ضرورت ہیں وہ تو پورے ملک سے آتی ہیں, تو کیا کوئٹہ میں سٹاکس کی پوزیشن ٹھیک ہے کھانے پینے کی اشیاء کی اور دیگر ضرورت کی چیزوں کی؟ اور کتنی دیر سسٹین کر لیں گے جو آپ کے پاس سٹاکس ہیں؟ نہیں, اسٹاک تو ہمارے پاس کافی ہے, اور گڈس ٹرانسپورٹیشن پہ شروع میں بھی ہم نے پابندی نہیں لگائی تھی. ایک ٹیمپرری بین تھی, اس کو ہم نے تو لفٹ کر دیا تھا اسی ضمن میں تاکہ فوڈ شارٹیج نہ ہو اور بلیک مارکیٹنگ نہ ہو اور پرائس جو ہے نا اس میں ہائپ نہ ہے, اور لوگوں کو جو ہے اس کی جو اشیاء خرد و نوش ہے وہ واپس. مائنز آپ نے کھولی ہے یا نہیں ابھی تک؟ مائنز ہم نے کھولے ہیں, اور مائنز میں جو ہم نے ایک انکریز کیا تھا ٹیکسیشن میں 2 ماہ قبل, اس ڈیسیشن کو بھی ہم نے ریورس کیا تاکہ مائنز اونرز ہیں اور لیبرز ہیں ان پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں جو سیڈز ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, ان شاپس بھی بین ہم نے لفٹ کیا, چونکہ ویٹ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے, تو ویٹ سے جڑے ہوئے جتنے پیسنٹ ہیں, لیبرز ہیں, ان کے کام پہ پابندی بھی لفٹ کر لیا گیا, بٹ ود سرٹن ایس او پیز. لیاقت صاحب, یہ جو ایس او پیز کی آپ نے بات کی, ابھی کے پی بھی بتا رہا تھا کہ کے پی بھی گورنمنٹ یہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایس او پیز ایشو کیے ہیں. آپ کے پاس اتنا فار فلنگ علاقہ ہے, وہاں پہ آپ کو یہ دقت نہیں محسوس ہو رہی؟ آپ ایس او پیز کیسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, کیسے انشور کریں گے کہ ہر مائن میں ہر ہارویسٹ کے لیے وہ آپ کے متعلقہ ایس او پیز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ اس کو ریگولیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کو ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہماری پولیس کے جو اہلکار ہیں, ان کو یہ ڈیوٹی ہے دے دی گئی ہے, اور اس بنیاد پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور جو ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. صرف کوئٹہ میں ہم نے کل جو ہے 107 شاپس جو ہے ان ایس او پیز کے وائلیشن پہ ان کو ہم نے سیل کر دیے, 75 سے زائد لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور 600 سے زائد جو ہے گاڑیوں کو چالان کی گئی ہے. تو اپنے طور پہ اجمل وزیر صاحب سے اگر ایک سوال نہ کرنا جو چھوٹا سا سوال کرنا ہے. ایگریکلچر پروڈیوس اس موسم میں نکلتی ہے کے پی سے, اس کی سلوشن کیا کیا؟ دیکھیں, اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جو بھی اس کے ضروری وہ ہے, کیونکہ ابھی گندم کا سیزن بھی ہے, آپ کو جیسے پتا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اجمل وزیر خانہ. اور لیاقت شہبانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہر صبح اپنے تئیں کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بھی بڑھا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.